हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया है ना। आज अपन बात करते हैं अगले पॉइंट की, क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि एसिड और बेस क्या होते हैं, उनके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है कि एसिड और बेस होते हैं वो किस बात में कॉमन होते हैं, इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं कि एसिड होते हैं वो कौन सा आयन देने में कॉमन होते हैं और बेस होते हैं वो कौन सा आयन देने में कॉमन होते हैं, ये अपन समझते हैं स्टूडेंट। तो इसको समझने के लिए अपने पास में है कुछ एक्सपेरिमेंट, और इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर अपन इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों, जिसमें एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम में यह दिखा रखा है कि जो ये सर्किट है वो कैसा है, इनकम्प्लीट सर्किट है, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं बच्चे तो यहाँ पर ये बल्ब क्या नहीं करता, ग्लो नहीं करता। अगर आप यहाँ पर इस स्विच को ऑन करोगे तो यहाँ पर ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट। लेकिन बाहर से जब आप इस कंटेनर के अंदर डालते हो अल्कोहल और ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होती है, शुगर, अगर ये इसमें डालते हो, या तो आप अल्कोहल डालते हो या इसमें ग्लूकोज डालते हो, तो इसके बाद भी ये बल्ब होता है वो ग्लो नहीं करेगा स्टूडेंट। तो अपन कहेंगे कि सर यहाँ पर अभी भी सर्किट क्या नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। लेकिन सेकंड एक्सपेरिमेंट को आप देख सकते हो, सेम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसमें आपने थोड़ा सा क्या डाल रखा है, इसमें थोड़ा सा आपने डाल रखा है स्टूडेंट, या तो इसमें आपने डाला है एसिड, या इसमें आपने डाला है बेस, या इसमें डाल दिया आपने सोल्ट। इनमें से कोई सा भी कंपाउंड इसमें आप डालते हो इस वाटर के अंदर, तो होता क्या है, एसिड, बेस और सोल्ट वाटर में जाते ही अपने आयंस में हो जाते हैं सेपरेट, और इस कंटेनर के अंदर एक इलेक्ट्रोड तो है नेगेटिव, एक इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव। और ऐसे ही यहाँ पर इस वाटर के अंदर देखते हो आप, तो बहुत सारे क्या है, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन। तो नेगेटिव आयन किसकी ओर मूवमेंट करेगा, पॉजिटिव की ओर, और पॉजिटिव आयन किसकी ओर मूवमेंट करेगा स्टूडेंट, नेगेटिव की ओर, जिसकी वजह से हो जाता है सर्किट कंप्लीट। और यहाँ पर ये बल्ब क्या करता है, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है निष्कर्ष से कि जैसे आप किसी एसिड को, बेस को और सोल्ट को वाटर में ऐड करते हो तो वो 100% आयोनाइज होते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर सर्किट हो जाता है कंप्लीट। और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से यहाँ पर ये बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है। ये इसका रीजन है स्टूडेंट। और यहाँ पर जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। लेकिन अगले एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हो, यहाँ पर फिर से आपने स्विच को ऑन किया है, लेकिन यहाँ पर बाहर से जो कंपाउंड आपने डाला है वो क्या लिया है, एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड। और ये कैसा एसिड है, वीक है स्टूडेंट। और वीक एसिड और बेस होते हैं वो कभी भी वाटर में 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, वो होते हैं लेस देन 100% आयोनाइज। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आयंस ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा है स्टूडेंट, और यहाँ पर आयंस कम है तो कंडक्टिविटी भी कम है। तो यहाँ पर जो ये बल्ब होता है वो ग्लो तो करेगा, लेकिन लो इंटेंसिटी के साथ में। ऐसा यहाँ पर समझा रखा है, व्हेन एसिड सॉल्यूशन इज टेकन इन वाटर द बल्ब विल ग्लो। जैसे आप एसिडिक सॉल्यूशन को वाटर में डालते हो तो वहाँ पर बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। दिस सो दैट एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो एसिड सॉल्यूशन हो, चाहे वो बेस सॉल्यूशन हो, चाहे वो सोल्ट सॉल्यूशन हो, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और इसका रीजन क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सॉल्यूशन बाई आयंस। इसका रीजन होता है स्टूडेंट आयंस क्रिएट करना। मतलब एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और सोल्ट सॉल्यूशन होते हैं, वहाँ पर आयन क्रिएट होते हैं, और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करते हैं। अगला यहाँ पर जो दे रखा है वो दे रखा है स्टूडेंट, ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर द बल्ब डज नॉट ग्लो। यहाँ पर जो बल्ब होता है वो ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सर्किट क्या नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के आयंस क्रिएट नहीं होंगे, और आयंस क्रिएट नहीं होंगी तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। इसका रीजन भी यहाँ पर दे रखा है, ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर कोवलेंट कंपाउंड्स। ये अपना एक चैप्टर है कार्बन कंपाउंड से, उसमें अपन समझेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड से क्या होते हैं। तो यहाँ पर अपन इसका रीजन देते हैं कि ग्लूकोज और अल्कोहल कैसे कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड्स, एंड डज नॉट फॉर्म आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस क्रिएट नहीं करते हैं, आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, तो वहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पर आपकी बुक है उसमें एक एक्टिविटी दे रखी है, और उसमें यह दे रखा है
कि डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड वाटर में कौन सा आयन देंगे वो भी यहाँ पर दे रखा है। जैसे आप HCl को वाटर में ऐड करते हो तो मिलता है प्रोटॉन और क्लोराइड आयन, HNO3 को ऐड करते हैं तो H+ और NO3- नाइट्रेट, H2SO4 को ऐड करते हैं तो प्रोटॉन और सल्फेट। ऐसे ही एसिटिक एसिड को अपन क्या करते हैं वाटर में ऐड करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर मिलता है प्रोटॉन और एसीटेट आयन। तो एक तो मिलता है नेगेटिव आयन और एक मिलता है पॉजिटिव आयन। नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनाइन और पॉजिटिव आयन को बोलते हैं केटाइन। अब आप देख रहे होंगे बच्चे, किसी भी एसिड को जब आप वाटर में ऐड करते हो तो यहाँ पर एक कॉमन आयन क्रिएट हो रहा है, और वो कॉमन आयन कौन सा है? H+। देख रहे होंगे बच्चे कौन सा आयन है? H+। प्रोटॉन आयन देने में कॉमन होते हैं सभी एसिड्स। ऐसे ही आप देख सकते हो व्हेन द एक्सपेरिमेंट विथ एल्काइली सच एज NaOH और CaOH और ट्वाइस सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसी एक्सपेरिमेंट को किसके साथ में करते हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करते हो तो वहाँ पर भी ब्लब ग्लो करता है, क्योंकि ये भी अपने आयन्स में क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। और कौन सा आयन देते हैं? द ब्लब ऑल्सो ग्लो बिकॉज दे प्रोड्यूस OH- आयन। मतलब ये कौन सा आयन देंगे? OH- आयन। इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो बेस होते हैं वो कौन सा आयन देने में कॉमन होते हैं? OH- आयन देने में कॉमन होते हैं। अगला पॉइंट अपना है इसमें, एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है बेटा। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि जो एसिड होते हैं वो वाटर की एब्सेंस में अपना H+ आयन नहीं दे सकते, और अपना H+ आयन नहीं देंगे तो उनका एसिडिक बिहेवियर भी नहीं हो सकता। द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। एसिडिक बिहेवियर किन की वजह से होता है? हाइड्रोजन आयन की वजह से होता है। द एसिड प्रोड्यूस H+ आयन बोले तो हाइड्रोजन आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब अपना H+ आयन केवल किसकी प्रेजेंस में देते हैं? वाटर की प्रेजेंस में देते हैं। In the absence of water, a substance will not produce H+ ion and hence will not show acidic behavior। मतलब वाटर की एब्सेंस में वो अपना H+ आयन नहीं दे सकते, और नहीं दे सकते तो वो एसिड की तरह भी बिहेवियर नहीं कर सकते हैं। अगला इसमें जो एक क्वेश्चन दे रखा है इसको भी अपन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना? Why does it dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? मतलब ड्राई HCl गैस होती है, वो ड्राई लिटमस पेपर के कलर को चेंज क्यों नहीं कर पाती है? तो यही इसका रीजन है, क्योंकि HCl क्या है? एक एसिड है, लेकिन इसके आगे क्या लगा हुआ है? ड्राई HCl। मतलब उसमें क्या नहीं है? वाटर नहीं है, और वाटर नहीं है तो HCl अपना H+ आयन क्रिएट नहीं कर सकता, और अपना H+ आयन क्रिएट नहीं कर सकता है तो वो लिटमस के कलर को भी चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो लिटमस क्या करते हैं, एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को क्या करते हैं? रेड करते हैं। ये नेचर किसकी है? एसिड की है बच्चे। तो यहाँ पर एसिड कौन सा है? HCl। कौन सा एसिड है? HCl। और HCl यहाँ पर कलर को चेंज क्यों नहीं कर पा रहा? एसिड होते हुए भी यहाँ पर लिटमस के कलर को चेंज नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पास में क्या नहीं है? वाटर नहीं है। क्योंकि वाटर के अंदर ही वो कौन सा बिहेवियर शो करते हैं? एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर HCl टू प्रोड्यूस H+ आयन्स। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर HCl डज नॉट ionize, so no hydrogen ion are formed and it does not show acidic behavior, therefore the color of dry litmus paper does not change। मतलब विदाउट वाटर एसिड होते हैं वो लिटमस के कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब वहाँ पर एक छोटा सा एक डायग्राम दे रखा है, उसको भी आप देख सकते हो। ये डायग्राम क्यों दिया हुआ है? तो बच्चे ड्राई HCl गैस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक लेनी पड़ेगी टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में आप डालोगे NaCl, और बाहर से यहाँ पर इसमें डालेंगे अपन H2SO4, और ये दोनों आपस में करेंगे रिएक्शन, और रिएक्शन करने से यहाँ पर बनेगा Na2SO4 और साथ में बनेगी HCl गैस। कौन सी गैस बनेगी? HCl गैस बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस बनेगी। और इस गैस को अपन यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ पर लगा देंगे कॉर्क, और यहाँ से लगाएंगे एक ट्यूब, और इस ट्यूब से अपन इसको क्या करेंगे बच्चे? बाहर निकाल लेंगे। और बाहर निकालेंगे तो ये कैसी होगी? मॉइस्ट होगी, मॉइस्ट HCl गैस। तो इसको अपन क्या करेंगे? ड्राई करेंगे। तो ड्राई करने के लिए आपके पास में एक है ग्वाड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। मतलब इसमें क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इसके अंदर होगा। और इस ट्यूब से आप इस गैस को जब पास करवाओगे यहाँ से, तो जब ये बाहर निकल जाएगी तो यहाँ से हो जाएगी ये ड्राई। तो ड्राई HCl गैस कैसे प्राप्त करते हैं? तो इस ट्यूब में से अपन पास करके बाहर निकालेंगे तो ये कैसे हो जाएगी? सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर ड्राई HCl गैस को प्राप्त कर सकते हो।
अगला इसमें जो टॉपिक दे रखा है वो है इंडिकेटर्स। तो बच्चे अगर आपको मैं 2 सॉल्यूशन देता हूँ और आपको पता नहीं है कि वो एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, तो उसका पता लगाने के लिए आपके पास में होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। और डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, तो अपन कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स को 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड है यहाँ पर सिंथेटिक इंडिकेटर, और थर्ड कैटेगरी है यहाँ पर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। आपको यहाँ पर याद रखना है सिंथेटिक इंडिकेटर, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं? लिटमस, टर्मेरिक, चाइना रोज पेटल्स, रेड कैबेज लीव्स, कलर्ड पेटल्स ऑफ सनफ्लावर लाइक हाइड्रेंजिया, पिटोनिया और जिरेनियम। ये होते हैं आपके पास में नेचुरल इंडिकेटर। और इसमें अपन पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे ज़्यादा, लिटमस के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और नाम से पता चला नेचुरल जो नेचर से मिलते हैं स्टूडेंट। ऐसे अपन बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से इंपॉर्टेंट है, तो आप कहोगे मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन, ये कैसे होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। और यहाँ पर ये सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं? आर्टिफिशियल मैन मेड होते हैं, खुद बनाते हैं इसको। और एक इसमें दे रखा है यूनिवर्सल इंडिकेटर, इनको भी अपन पढ़ेंगे। अगला इंडिकेटर कौन सा बच्चे, तो आप कहोगे सर ये तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, जो ओल्फैक्शन बोले तो सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल चेंज कर देते हैं सब्सटेंस की, और उससे पता चलता है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। लाइक ओनियन, वनीला और क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, ये काम करते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह। तो अगला पॉइंट अपन यहाँ पर रखते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर को अपन सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चे, तो इसमें लिखा हुआ है ए सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक ए प्लांट्स दैट चेंज कलर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज कर देते हैं, उनको अपन बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। जैसे अपन बात करते हैं लिटमस, तो लिटमस जो इंडिकेटर होता है वो एक कैसा इंडिकेटर है? नेचुरल। वो कैसे प्राप्त होता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन, ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। मतलब थैलोफाइटा से एक प्लांट आता है जिसका नाम है लाइकेन, और उसी से प्राप्त होता है लिटमस। सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज न्यूट्रल, इट्स कलर इज पर्पल। जब इस लिटमस का सॉल्यूशन, बात किसकी हो रही है यहाँ पर? सॉल्यूशन की बात हो रही है बच्चे। तो लिटमस का जो सॉल्यूशन होता है इसका कलर कैसा होता है? तो अपन कहेंगे पर्पल इन कलर। लेकिन आपके पास में लिटमस पेपर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के लिटमस पेपर, एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। और ये रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर होते हैं, वो किसी सॉल्यूशन की नेचर को कैसे इंडिकेट करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आप एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा ब्लू लिटमस पेपर लेकर आते हो, तो उसका कलर हो जाता है रेड, मतलब ब्लू टू रेड। ब्लू से क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, किसमें? एसिड में। ये इसकी इंडिकेट करने का तरीका होता है स्टूडेंट। लेकिन अगर आप किसी रेड लिटमस को एसिड के कॉन्टेक्ट में लाते हो तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। ऐसे ही आप बात करो बेसिक सॉल्यूशन की स्टूडेंट, तो बेसिक सॉल्यूशन में आप रेड लिटमस पेपर को लेकर आते हो तो वो हो जाता है ब्लू, मतलब बेस में क्या कर देते हैं? रेड टू ब्लू। लेकिन अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में लाते हो तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, मतलब रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, BAR और RB और B। न्यूट्रल सॉल्यूशन में इनका कोई कलर चेंज नहीं होता। अगर आपके पास में सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है, तो उस कंडीशन में उसका कलर चेंज नहीं होगा। ब्लू है तो ब्लू रहेगा और रेड है तो रेड रहेगा। अगला इंडिकेटर अपने पास में है टर्मेरिक। तो टर्मेरिक का नेचुरल कलर कैसा होता है मेरे बच्चे? येलो कलर होता है। और येलो कलर की टर्मेरिक को जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में लाते हो तो उसका चेंज नहीं होता है, कलर कैसा रहता है? येलो कलर ही रहता है बच्चे। लेकिन जब आप इस टर्मेरिक को बेसिक सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में लाते हो तो इसका कलर हो जाता है रेड, या बोल सकते हैं रेडिश ब्राउन कलर। और इसी प्रकार से अपन बात करें रेड कैबेज लीव्स, लाल रंग के पत्ते वाली गोभी, उसके पत्तों का कलर कैसा होता है? रेड। लेकिन जैसे ही आप इसके रेड कैबेज लीव्स को एसिडिक सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में लाते हो तो नो चेंज, मतलब कलर कैसा रहेगा? रेड। किसके साथ में? एसिड के साथ में। लेकिन जैसे ही आप इसको बेस के कॉन्टेक्ट में लाते हो तो इसका कलर हो जाता है ग्रीन कलर स्टूडेंट। और आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ये डायग्राम भी यहाँ पर बना रखे हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेना। सबसे नीचे जो डायग्राम दे रखा है वो किसका दे रखा है? रेड कैबेज लीव। रेड कैबेज लीव होती है ना मेरे बच्चे, इसका कलर कैसा होता है? नेचुरल कलर कैसा होता है इसका? रेड होता है। लेकिन जैसे ही इस रेड कैबेज लीव को आप एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हो तो इसमें नो चेंज, कैसा कलर रहेगा इसका? रेड कलर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लेकर आते हो तो इसका कलर हो जाता है ग्रीन। ऐसे ही वहाँ पर टर्मेरिक के लिए दे रखा है और ऐसे ही वहाँ पर लिटमस के लिए भी दे रखा है, वो आप देख लेना।
अगला अपना इंडिकेटर है वो स्टूडेंट कौन सा है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर मैंने अभी बोला है सेंस ऑफ स्मेल, मतलब वहाँ पर क्या चेंज हो जाती है, स्मेल चेंज हो जाती है, तो उन्हें अपन बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये ओल्फैक्टरी वर्ड कहाँ से आया है, आपकी जो ये नोज है ना, क्योंकि किसी भी स्मेल का सेंस कहाँ से अपन प्राप्त करते हैं, नोज, और नोज में एक टिश्यू है ओल्फैक्टरी टिश्यू या मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, वहाँ से एक रिसेप्टर है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, और वो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर नेचर से डिफरेंट टाइप जो स्मेल के सेंस होते हैं उनको रिसीव करने का काम करते हैं। तो अपन कह सकते हैं दोज सब्सटेंसेस व्हिच स्मेल, और जिसको बोलते हैं ओडर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मतलब स्मेल चेंज होने से अपन पता लगा लेंगे कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है, उसका पता लगाया जा सकता है। ओल्फैक्टरी मीन्स सेंस ऑफ स्मेल, और वो किससे होती है स्टूडेंट, नोज, क्योंकि नोज में कौन से रिसेप्टर होते हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, और उसी से पता चलता है कि जो अपने पास में जो स्मेल आ रही है वो किस टाइप की आ रही है। तो आपके पास में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर कौन कौन से, सॉरी ओल्फैक्टरी जो इंडिकेटर होते हैं वो कौन कौन से हैं आपके पास में, ओनियन, वेनिला और क्लोव ऑयल। सबसे पहले अपन बात करें ओनियन, वेनिला और क्लोव ऑयल। ओनियन की अपनी खुद की स्मेल है, ऐसे ही वेनिला एक प्लांट है, वेनिला क्या है बच्चे, एक प्लांट है, वनीला क्या है, प्लांट, और इसके पास में बहुत ही प्लेजेंट स्मेल होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है इसके पास में। और ऐसे ही आपने क्लोव ऑयल में भी खुशबू देखी होगी। तो जब आप ऑनियन को किसके कांटेक्ट में लाते हो, एसिड के कांटेक्ट में, वनीला को किसके कांटेक्ट में लाते हो, एसिड के कांटेक्ट में, ऐसे ही क्लोव ऑयल को किसके कांटेक्ट में लाते हो, एसिड के कांटेक्ट में। तो यहाँ पर इनकी स्मेल चेंज नहीं होती है, जैसी स्मेल थी वैसी ही रहती है। मतलब ऑनियन, वनीला और क्लोव ऑयल एसिडिक सॉल्यूशन के साथ में अपनी स्मेल को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑनियन बेसिक सॉल्यूशन के साथ में स्मेल ऑफ ऑनियन डिसअपियर, मतलब ऑनियन में जो स्मेल आती है वो आना बंद हो जाती है, बिकम्स वेरी वीक या कमजोर हो जाती है। वनीला में वही बात है, यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो स्मेल ऑफ वनीला डिसअपियर गायब हो जाती है, और क्लोव ऑयल में भी सेम वही बात है, बेस के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो स्मेल डिसअपियर। मतलब चाहे वो ऑनियन हो, चाहे वो वनीला हो, चाहे वो क्लोव ऑयल हो, जैसे ही अपन उनको किसके कांटेक्ट में लाते हैं, बेस के कांटेक्ट में लाते हैं, तो वहाँ से उनकी स्मेल क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। अगला टॉपिक अपना यहाँ पर बच्चे वो है सिंथेटिक इंडिकेटर। और सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से याद रखने हैं आपको, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल पथेलिन। सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड केमिकल इंडिकेटर दैट चेंज कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। मतलब आर्टिफिशियली बनाए गए हैं और ये भी क्या करते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं बच्चे। सबसे पहले अपन बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज। इसका नेचुरल कलर कैसा होता है, ऑरेंज, लेकिन जैसे ही आप मिथाइल ऑरेंज को एसिड के कांटेक्ट में लेकर आते हो तो इसका कलर हो जाता है रेड, और अगर आप इसको बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लेकर आते हो बच्चे तो इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप मिथाइल ऑरेंज को एसिड के कांटेक्ट में लाते हो तो कलर कैसा हो जाएगा, इसका रेड हो जाएगा, और अगर आप इसको बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हो तो इसका कलर हो जाएगा येलो। और यहाँ पर ये देख भी रखा है, इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज, लेकिन जैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हो तो कलर कैसा हो जाता है, रेड, और बेसिक सॉल्यूशन के साथ में कलर कैसा होता है, येलो। ऐसे सेम बात किसके लिए है बच्चे, फिनोल पथेलिन के लिए मेरे बच्चे। यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये कैसा होता है, कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होता। फिनोल पथेलिन के पास में कोई कलर नहीं होता, ये होता है कलरलेस, और इसको अपन लेकर आते हैं एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में तो यहाँ पर क्या रहता है, कलरलेस रहता है, और बेसिक सॉल्यूशन के साथ में ये कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट यहाँ पर बच्चे वो कौन सा है, अगले पॉइंट की अपन बात करें तो वो इसमें दे रखा है यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, इसको भी अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे बनाया जाता है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स को आपस में मिक्स कर देते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर कौन से, जैसे अपन न्यूट्रल इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं बहुत सारी, उनको आपस में अपन क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, और मिक्स करके अपन जो बनाएंगे उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ए मिक्सर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज। मतलब डिफरेंट पीएच वैल्यूज पर डिफरेंट कलर देने वाले होते हैं, वो कौन से होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे अपन बात करें किसी सॉल्यूशन की पीएच कितनी है, 0, 1, 2 और 3, तो वहाँ पर वो कलर कैसा देंगे, डार्क रेड कलर देंगे। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच कितनी है, 4, 5 और 6 है तो कलर कैसा हो जाएगा उसका, ऑरेंज कलर होगा। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच कैसी है, 7, तो कलर कैसा होगा उसका, ग्रीन कलर होगा बच्चे। और ऐसे ही अगर उसकी पीएच 8 से लेकर 11 तक है, 8 से 11 तक है तो कलर कैसा होगा उसका, ब्लू कलर होगा। और अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 12, 13 और 14 है तो वहाँ पर कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल और वॉयलेट।
जो इसमें थोड़ा सा कट गया है वो लास्ट में है स्टूडेंट, आगे है। तो आपको ध्यान में रखना ये क्या है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जिस पर डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं उस सॉल्यूशन की पीएच के बारे में जानकारी देते हैं। अगर आपके पास में कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में आपने किसको डाला, यूनिवर्सल इंडिकेटर को, और उस यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर कैसा हो गया, ग्रीन, तो आप कह दोगे कि उस सॉल्यूशन की पीएच कितनी है, 7। इस प्रकार से यूनिवर्सल इंडिकेटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पीएच बहुत कम है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर 4 to 6 है तो वीक एसिड, 7 है तो क्या होगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, 8 to 11 है तो वीक बेस होगा, और इससे ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये भी अपन आगे जानेंगे पीएच स्केल में। तो अगला टॉपिक अपना क्या है बच्चे, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है इसको भी अपन समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी तक तो आपने ये जाना है कि जो सॉल्यूशन होते हैं या तो वो एसिडिक होगा, या वो बेसिक होगा, या वो न्यूट्रल होगा, लेकिन किसी सॉल्यूशन की पीएच कितनी है इसकी जानकारी के लिए आपके पास में एक होता है पीएच स्केल। मतलब किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन में OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है। इसका पता लगाने के लिए आपके पास में होता है पीएच स्केल। जैसे अपन लेंथ का मेजरमेंट किस में कर सकते हैं, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वैसे ही यहाँ पर अपन कहेंगे किसी सॉल्यूशन की पीएच के बारे में बताने के लिए आपके पास में एक होता है पीएच स्केल। तो देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है बच्चे। सबसे पहले बच्चे पीएच स्केल के बारे में देखते हैं। तो ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। मतलब ऐसा स्केल जो किसी सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन का मेजरमेंट करता है उसे बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच इज ए स्केल यूज टू मेजर द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। मतलब ये जो स्केल होता है वो किसी सॉल्यूशन की पीएच के बारे में जानकारी देता है, और साथ में ये भी बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। यही नहीं स्टूडेंट, इसके साथ में ये भी बता सकता है कि जो गिवन सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक बेस है, इनके बारे में जानकारी भी यहाँ से मिलती है। सबसे पहले अपन देखें यहाँ पर जो पीएच में इस पी का मतलब क्या है, तो अपन कहेंगे पी इन पीएच कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड। कौन सा वर्ड है ये, जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है पोटेंस, और पोटेंस का मतलब क्या होता है अपनी लैंग्वेज में पावर या पावर ऑफ ए हाइड्रोजन। मतलब पीएच स्केल में जो पी होता है इसका मतलब होता है पोटेंस, और पोटेंस का मतलब अपनी लैंग्वेज में होता है पावर, क्योंकि पोटेंस कौन सा वर्ड है, जर्मन वर्ड। तो पी और एच पावर ऑफ ए हाइड्रोजन, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ ए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। द पीएच स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14। तो पीएच स्केल होता है, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 14 तक होती है स्टूडेंट। मतलब इस स्केल पर कितने मेजरमेंट होते हैं, तो आप कहोगे 0 से लेकर 14 तक होते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच कितनी है मेरे बच्चे, 7 है, तो वो सॉल्यूशन कैसा माना जाएगा, न्यूट्रल। और अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच कितनी है, 0 to 3 तक है, अगर पीएच 0 है, 1 है, 2 है या 3 है, तो उन्हें अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इट मीन्स उस सॉल्यूशन में H+ आयन कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर ये दे भी रखा है इंक्रीजिंग H+ आयन कंसंट्रेशन। जैसे जैसे पीएच कम होती है, मतलब 3, 2, 1 और 0, तो यहाँ पर इसकी इंक्रीजिंग H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, इसमें इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, मतलब एसिडिक नेचर क्या होती है, इसमें इंक्रीज होती है। और डिक्रीजिंग OH- आयन कंसंट्रेशन, अगर H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो OH- आयन कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज। ऐसे ही अपन बात करेंगे, अगर पीएच कितनी है 4 to 6, 4, 5 और 6 है तो वो होंगे वीक एसिड, और अगर 7 है तो न्यूट्रल। अगर वहाँ पर अगर पीएच कितनी है 8, 9, 10 और 11 है तो बोलेंगे वीक बेस या वीक एल्काइली। एल्काइली क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं, उनको बोलते हैं एल्काइली। और अगर पीएच कितनी है 12, 13 और 14 तो उन्हें बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एल्काइली। तो बच्चे आप देख सकते हो पीएच की रेंज आपको ये ध्यान में रखना है कितनी होती है, 0 to 14। और अगला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट वो कौन सा है, तो आप कहोगे पीएच वैल्यू अगर 7 फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, 7 है तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, मोर देन 7 है तो बेस होगा स्टूडेंट, और अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक होगा सॉल्यूशन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो एसिड है, और 7 से ज़्यादा है तो बेस है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लो पीएच, अगर किसी की पीएच कम है, लो पीएच मतलब ये वाली लो पीएच, तो वो क्या होगा, एसिड होगा। लो पीएच मतलब किससे लो, 7 से लेस, 7 से लेस है तो क्या होगा, एसिड होगा, और उसमें क्या होंगे, मोर H+ आयन होंगे। जैसे जैसे पीएच डिक्रीज होती है वैसे वैसे H+ आयन क्या होते हैं, इंक्रीज। तो अपने से लिख सकते हैं पीएच प्रोपोर्शनल 1/,
H प्लस कंसनट्रेशन आयंस, ये इनमें रिलेशन होता है। जैसे जैसे बच्चे यहाँ पर H प्लस आयन कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है, वैसे वैसे pH क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर जैसे जैसे pH इंक्रीज होती है, वैसे वैसे H प्लस आयन कंसनट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे बच्चों, अगला पॉइंट इसमें ये भी दे रखा है कि इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, इंक्रीजिंग एल्कलाइन नेचर, इंक्रीज OH माइनस आयन कंसनट्रेशन। जैसे जैसे सॉल्यूशन में OH माइनस आयन कंसनट्रेशन इंक्रीज होते हैं, वैसे वैसे pH क्या होती है, इंक्रीज, और H प्लस आयन कंसनट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और इस प्रकार से आपका ये pH वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नीचे एक पॉइंट और लिखा है, इसको भी आप ध्यान में रखना। जनरली pH इज मेजर्ड यूजिंग पेपर दैट कंटेन्स ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। मतलब ऐसा पेपर यूज में लेते हैं pH के बारे में जानकारी लेने के लिए, जिसपे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स, जिसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। मतलब pH के बारे में जनरली पता लगाने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज में लेते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज में लिया जाता है। तो आपको आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर बच्चों आपके टॉपिक समझ में आया है तो इसको लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। जय हिंद, जय भारत। हमेशा मुस्कुराते रहो।